आज की इस चर्चा में हम आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में 14वें पाठ महादेवी वर्मा पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्यधारा है छायावाद। छायावादी काव्य की विशेषताओं में प्रमुख हैं वैयक्तिकता, आत्माभिव्यक्ति, वेदना तथा पीड़ा, कल्पना, प्रकृति, मानवीकरण, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता और तत्सम प्रधान शैली आदि। आप जानते ही हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं। इनकी कविताएं निहार, नीरजा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा नाम के काव्य संग्रहों में संकलित हैं। शिक्षार्थियों, महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा से पहले यह आवश्यक है कि हम आपको यह कविता एक बार सुना दें। तो आइए मैं नीर भरी दुख की बदली कविता को एक बार सुन लेते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अभी आपने यह कविता सुनी। आपने देखा कि कविता में प्रत्यक्ष रूप में बदली अपने स्वरूप, अपनी उपलब्धियों और जगत पर पड़ने वाले प्रभाव के माध्यम से अपनी स्थिति का बयान कर रही है। शिक्षार्थियों, इस बयान के साथ साथ छायावाद की वे विशेषताएं भी शामिल हो गई हैं जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। अर्थात इस कविता में वैयक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति है, वेदना तथा पीड़ा है, कल्पना है, प्रकृति तो है ही, मानवीकरण भी है, प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है और तत्सम प्रधान शैली है। इन विशेषताओं को इस कविता में ढूंढने के लिए हमें इस कविता को 2 पक्षों की दृष्टि से समझना होगा। एक बदली के पक्ष में अर्थ और दूसरा एक स्त्री के पक्ष में या स्वयं कवयित्री के वेदनापूर्ण जीवन के पक्ष में अर्थ। यानी इस कविता में प्रसंग को भी बदली और वेदनाग्रस्त नारी के पक्ष में बताया जा सकता है। एक तरफ मैं अपना परिचय देती है नीर भरी दुख की बदली, यानी एक तरफ मैं बदली है और उस परिचय के बाद इस कविता में एक पद आता है दुख की बदली। यानी एक तरफ तो मैं बदली है, दूसरी तरफ वह दुख की बदली है। अब बदली तो दुख की होती नहीं, इसलिए इस पद के आने के कारण इस कविता में ये जो दुख शब्द है, इसको हम कवित्री के या किसी स्त्री के या जिसका जीवन वेदनापूर्ण और यातना से ग्रस्त है उसके पक्ष में इसका अर्थ कर सकते हैं। शिक्षार्थियों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस कविता के समानांतर 2 अर्थ हैं। यानी एक तरफ इस कविता को समझने के लिए हम
बदली के साथ इसका संबंध बिठा सकते हैं और दूसरी तरफ कवित्री या किसी स्त्री के संबंध में इसका अर्थ बिठा सकते हैं। इतना समझने के बाद या इतना जान लेने के बाद आइए इस कविता को 3 अंशों में बांट लें, फिर उसके बाद इसे समझने का प्रयास करें। पहला अंश 5 पंक्तियों का है। आइए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। शिक्षार्थियों, देखते हैं कि किस तरह से इन पंक्तियों का एक अर्थ बदली के संदर्भ में है और दूसरा स्त्री के संदर्भ में। पहली पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। हम आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि बदली मैं है, लेकिन दुख की बदली स्त्री है। इसके साथ साथ स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, बादलों के गर्जन के पीछे, उनके स्पंदन के पीछे आकाश रहता है। यानी बादल आकाश में छाए रहते हैं, बदली आकाश में छाए रहती है और वो जो आकाश है वो स्थिर रहता है। यानी ये जो स्पंदन है, ये जो शोर है, ये जो गर्जन है, ये आधारित है उस चिर निस्पंद पर जो शून्य है। इसके बाद क्रंदन में आहत विश्व हंसा। जब बादल गरजते हैं, क्रंदन करते हैं, आहत क्रंदन करते हैं, तो उस क्रंदन को, उस गर्जन को, उस आहत गर्जन को सुनकर विश्व हंसता है। यानी विश्व पर बादलों का प्रभाव क्या पड़ता है कि विश्व बादलों को देखकर हंसता है, प्रसन्न होता है। हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बादलों का होना कितना आवश्यक है, उनका गरजना कितना आवश्यक है, ये हमसे अधिक और कौन जानता है। इसलिए बादलों के उस शोरगुल में चाहे जितनी आहतता हो, चाहे जितनी पीड़ा हो, लेकिन विश्व को वो अपनी पीड़ा में से भी कुछ देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा। इसके बाद बहुत सुंदर एक कल्पना की गई है बादलों की। उनके नेत्र बताए गए हैं, पूरे बादल जैसे नेत्र हैं और उन नेत्रों में बिजली की जो चमक है वो दीपक की तरह जलती है। ये बहुत सुंदर वर्णन है इस कविता में। और उन दीपकों के जलने के बाद क्या होता है, पलकों में निर्झरणी मचली। निर्झरणी के मतलब जल का स्रोत। बादल पानी देते हैं, बादलों के भीतर से पानी बहता है। एक तरफ तो बादलों के भीतर बिजली की जो चमक है वो दीपक की तरह है, दूसरी तरफ उनकी पलकों से निर्झरणी मचलती है, यानी जल की धारा बहने लगती है। ये अर्थ बादलों के संदर्भ में था। अब इसी अर्थ को हम घटित करते हैं स्त्री के पक्ष में। साफ साफ कहा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूं, यानी मेरे जीवन में दुख के अलावा, दुख के बादलों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब मैं क्रंदन करती हूं, दुखी होती हूं, छटपटाती हूं, तो उसका विश्व पर कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल जिसमें यातना होती है उसकी यातना और अधिक बढ़ जाती है जब उस यातना को समझने वाला कोई न हो। न केवल कोई न हो, बल्कि जो समझने वाला है वो हंसने ही लगता है। यानी एक तरफ तो वेदना से ग्रस्त, दुख से ग्रस्त स्त्री है, दूसरी तरफ उसकी वेदना को कोई समझने वाला नहीं है। उल्टे विश्व उसकी वेदना पर हंसता है, उसके दुख को समझता नहीं है। एक प्रसिद्ध पंक्ति है मीरा की, मेरो मरण और जग की हांसी। यानी मैं तो वियोग से मर रही हूं, तड़प रही हूं, लेकिन जगत मेरे इस वियोग पर हंस रहा है। इसलिए कवित्री ने भी ये कहा है, मेरे आहत क्रंदन में विश्व हंस रहा है।
नयनों में दीपक से जलते, कवित्री ये कह रही है कि मेरे नयनों में दीपक की चमक है, लेकिन वो जो दीपक की चमक है, वो जो सौंदर्य है, वो आंसू बनकर निकल रहा है। यानी एक तरफ तो आशा है, चमक है, दूसरी तरफ उस आशा का पर्यवसान निर्झरणी में हो रहा है, जल की धारा में हो रहा है। यानी आशा और निराशा का ये जो द्वंद्व है, इसका अंत हो रहा है आंसुओं में। यानी आशा पूरी नहीं हो रही है, आंसू निकल रहे हैं। तो शिक्षार्थियों, अभी आपने ये देखा कि इस कविता की प्रारंभिक 5 पंक्तियों का हमने किस तरह से अर्थ दोनों संदर्भों में किया, एक बदली के संदर्भ में और दूसरा वियोग से ग्रस्त या वेदना से ग्रस्त किसी स्त्री के संबंध में। और हमारे समाज में, परंपरागत समाज में, पुराने समाज में तो वैसे भी स्त्री के आसपास कुछ सीमाएं होती थीं, उन सीमाओं के कारण उसका जीवन वेदनाग्रस्त हो जाता था। इस बात को इस कविता के माध्यम से समझा जा सकता है। अब इस पहले अंश को समझ लेने के बाद आइए हम दूसरे अंश को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। शिक्षार्थियों, अभी आपने ये पंक्तियां सुनी, बेहद मधुर, गीतात्मक और छंद से युक्त ये पंक्तियां हैं। लेकिन जितना सौंदर्य इन पंक्तियों में ऊपर ऊपर से नजर आ रहा है, उतनी ही इनकी पीड़ा भी है। इनसे पीड़ा भी निश्रित हो रही है, इनसे पीड़ा भी अभिव्यक्त हो रही है। उस पीड़ा को समझने की जरूरत है। हम वही प्रयास फिर से करते हैं कि एक तरफ तो इन पंक्तियों का अर्थ बदली पर घटित कर देखते हैं और दूसरी तरफ स्त्री के संदर्भ में देखते हैं। बदली का संगीत क्या है? बदली जब आकाश मार्ग से गुजरती है तो उसका गरजना, और उस गरज से ये जो पूरा जीव जगत है इसमें हलचल होती है, ये सारा मिलाकर एक संगीत बनता है। यानी बादलों का भी अपना संगीत होता है, उसे संगीत की तरह हम ले सकते हैं। और जब बदली घिरती है और वायु चलती है तो जैसे वो वायु बदली की सांसें हैं, और उन सांसों से क्या निकल रहा है? स्वप्न पराग झर रहा है उनसे। जब हवा चलती है बादलों के समय तो आसपास की प्रकृति का जो पराग है जैसे उसमें इकट्ठा हो रहा है और वो झर रहा है। ये सुंदर वर्णन है एक बादलों का और हवा के संयोग का। और सपने भी निहित होते हैं उस पराग में, इस जगत के फलने फूलने के, प्रसन्न होने के, फसलों के होने के। ये सारी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। इसके बाद आकाश का चित्रण किया गया है कि किस तरह से आकाश में इंद्रधनुष एक वस्त्र बुन रहा है, वस्त्र के रूप में मौजूद है। और इसके साथ साथ जो छाया है उस वस्त्र की, उसमें मलय बयार जो है वो पल रही है। मलय बयार एक सुगंधित वायु है जो मलय पर्वत की तरफ से बहती है। यानी जब बदली घिरती है तो संगीत भी होता है, स्वप्न भी होता है, पराग भी झरता है और मलय बयार भी चलती है। इसके साथ साथ एक बिंब है अगली पंक्तियों में। वो बिंब ये है कि जब क्षितिज पर बदली घिरती है तो कैसी लगती है। क्षितिज माने जहां आकाश और धरती का मिलन होता है वो दिशा, उसे क्षितिज कहते हैं। और मान लो उस तरफ बदली घिरी हुई है तो कैसे लगती है? जैसे क्षितिज की भ्रुकुटी पर, भ्रुकुटी हमारे आंख के ऊपरी हिस्सा, उस धूमिल भ्रुकुटी पर जैसे चिंता छाई हुई हो। दरअसल ये छायावादी सौंदर्य बोध है जो अमूर्त में मूर्त की कल्पना करता है। जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, चिंता को हम देख नहीं सकते, लेकिन यहां इस रूप में देख पा रहे हैं कि जो क्षितिज है उस पर जो बदली घिरी हुई है जैसे चिंता के रूप में हमारे सामने वो
मौजूद हो। इसके बाद बरसने का वर्णन है कि बदली जब धरती पर रज कणों पर, मिट्टी के कणों पर जल कण के रूप में बरसती है तो क्या घटित होता है। हम सब जानते हैं कि जीवन अंकुर निकलने लगता है। यानी वही बदली जब बरस जाती है तो मानो किसके रूप में हमारे सामने नया रूप धारण करती है, नए जीवन अंकुर के सामने, हमारे सामने निकलकर आती है। इसी अर्थ को अगर हम घटित करें, इस बदली को हम घटित करें या इस अंश को हम घटित करें स्त्री के जीवन पर, तो यहां चूंकि स्त्री सहज रूप में ही सुंदर मानी जाती है, सौंदर्यपूर्ण उसका जीवन है, तो यहां यह कहा गया है कि स्त्री के पश्चात में, उसके चलने में मेरा पग पग संगीत भरा। वो जो वेदना से ग्रस्त स्त्री है वो ये बता रही है कि वैसे तो मेरा जीवन वेदना से ग्रस्त है, लेकिन मेरी गतिविधियों में सौंदर्य है, मेरे पदचाप में, मेरे चलने में संगीत है, यौवन का संगीत है, मेरे श्वासों से कामनाएं झरती हैं, स्वप्न झरते हैं, और मेरे जो वस्त्र हैं वो जैसे वस्त्र सुगंधित हैं, उनकी छाया में जैसे मलय बयार पलती है। ये एक तरह से स्त्री को देखने का छायावादी नजरिया है, उसके सौंदर्य को देखने का छायावादी नजरिया है। इसके बाद सौंदर्य के होने पर भी चिंता के भार से ग्रस्त है वो स्त्री, क्योंकि जीवन में वेदना है, और अंततः आंसुओं के रूप में जो जलकण बरसते हैं वो बरसते तो हैं, लेकिन आंसुओं के बरसने के बाद वो नई आशा का संचार करने वाले होते हैं। हम जानते हैं कि जब हम रो लेते हैं तो रोने के बाद हम फिर से स्थिर हो जाते हैं। इसलिए कवित्री यहां ये कह रही है कि आंसुओं के बरसने के बाद, आंसुओं के होने के बाद भी, आंसुओं के निकलने के बाद भी ये जो अश्रु हैं ये जब शांत हो जाते हैं तो नई आशाओं का संचार करने वाले होते हैं, जैसे बदली नई आशाओं का संचार नए जीवन अंकुरों के माध्यम से करती है। आइए शिक्षार्थियों, अब इस कविता का अंतिम हिस्सा देखते हैं। ये अंतिम हिस्सा भी 8 पंक्तियों का है, और पहले के अंशों में बदली ने अपने उमड़ने, घुमड़ने और बरसने का चित्रण किया है, लेकिन इस अंश को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि इस जगत में बदली का क्या अस्तित्व है, उसकी क्या स्थिति है, उसका बयान किया जा रहा है। तो आइए इस अंश को पढ़ते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। शिक्षार्थियों, आप देख रहे हैं कि इस कविता का जो अंत हो रहा है वो बेहद निराशापूर्ण स्थिति में, दुख की स्थिति में हो रहा है। इसलिए इस कविता को हम करुणा की कविता भी कह सकते हैं। और महादेवी वर्मा की कविताओं की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि उनकी कविताओं के माध्यम से, उनके गीतों के माध्यम से करुणा की अभिव्यक्ति होती है। करुणा उनकी कविताओं की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि महादेवी की कविताओं में लगातार आपको स्त्री का ये वेदनापूर्ण जीवन नजर आता है। तो आइए इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं। बदली के संदर्भ में अगर इन पंक्तियों का अर्थ करें तो बदली ये कह रही है, मेरा आना न तो पथ को मलिन करता है और मेरा जाना न कोई चिन्ह छोड़ता है। वैसे तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब कोई आता है तो पैरों के चिन्ह बनते हैं, जाता है तब भी चिन्ह छोड़ जाता है, लेकिन बदली ये बात कह रही है कि मेरा आना न पथ को मलिन करता है और मेरा जाना न कोई निशान छोड़ता है। जरा आकाश में देखिए, जब बादल आते हैं तो मलिनता को धोते हैं, मलिनता फैलाते नहीं हैं, और जब बरस कर चले जाते हैं, आकाश साफ हो जाता है, तो कोई नहीं कह सकता कि यहां थोड़ी देर पहले बादल था। इसी तरह से
जगत बदली को किस रूप में याद करता है? जब वो बरस के चली जाती है तो एक सुख की सिहरन के रूप में उसे महसूस करता है। उसकी स्मृति सुख की सिहरन है। बादल का आना सुख की सिहरन है। सुख फैलाता है बादल। जब बरस कर चला जाता है तो लोग उसे याद करके सुख को महसूस करते हैं। इसके बाद बदली कहती है कि आकाश में मेरा कोई स्थान नहीं है, जो विस्तृत नभ है उसका कोई भी कोना मेरा होना नहीं है। माने मेरी नियति ये है कि मैं आकाश में आती तो हूं, लेकिन आकाश में मेरा कोई घर नहीं है, क्योंकि जब मैं बरस कर चली जाती हूं तो मेरा कोई चिन्ह वहां नहीं रहता। इसलिए मेरा स्थान कोई कोना नहीं है आकाश। आकाश मुझे स्थान कुछ देर के लिए देता है, उसके बाद मैं समाप्त हो जाती हूं। और यही मेरा परिचय है, यही मेरा इतिहास है कि कल उमड़ी थी, आज बरस कर मिट गई, अब मुझे कोई देखने वाला नहीं है या मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूं। बदली यहां अपनी दरअसल बेहद विश्वसनीय पंक्तियां हैं। ऐसा हम देखते हैं कि बदली आकाश में आती है, उमड़ती है, घुमड़ती है, बरसती है, नए अंकुरों को पैदा करती है, आकाश से जैसे धरती पर उतरती है और उसके बाद आकाश में अपने सारे चिन्हों को समाप्त कर देती है। उसका कोई इतिहास आकाश में नहीं रहता। यही मार्मिक अर्थ स्त्री के पक्ष में भी घटित किया जा सकता है। सबका इतिहास होता है। कवित्री ये कह रही है कि संसार में मेरा आना और जाना इसको कोई नहीं जानता, और ये इतिहास जैसे पुरुषों का इतिहास है, स्त्री का इतिहास नहीं है। इसलिए इस पूरे जगत में मेरा केवल इतना ही इतिहास है कि मैं दुख को भोगूं और दुख को भोग कर इस संसार से विदा हो जाऊं। तो आपने ये महसूस किया होगा शिक्षार्थियों कि इन पंक्तियों में किस तरह से एक स्त्री अर्थ है। बदली का अर्थ तो साफ साफ सामने है ही, बदली का रूपक तो हमारे सामने है ही। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन पंक्तियों में एक स्त्री अर्थ है। दरअसल ये स्त्री अर्थ आधुनिकता की बहुत बड़ी पहचान है। आधुनिक समय में जब स्त्रियों ने इतिहास में हस्तक्षेप किया तो ये बताना भी शुरू किया कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है, और वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करने की कोशिश करते हैं। महादेवी वर्मा भी यहाँ स्त्रियों की प्रतिनिधि बनकर समाज को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि स्त्रियों का जीवन वेदनापूर्ण है और उनको इतिहास में शामिल नहीं किया जा रहा। शिक्षार्थियों, आइए अब इस कविता के शिल्प सौंदर्य को समझते हैं। आपने देखा कि गीत का काव्यार्थ दो अर्थों पर साथ साथ खुलता है, इसीलिए इसमें लक्षणा और व्यंजना बहुत सुंदर रूप में प्रयुक्त हुई हैं। लक्षणा और व्यंजना दो शब्द शक्तियां हैं जिनका इस कविता में सुंदर प्रयोग हुआ है। आप जानते ही हैं कि जहां वाक्य का अर्थ सीधे सीधे नहीं खुलता और वाक्य में बाधा उत्पन्न होती है, वहां लक्षणा से हम अर्थ ग्रहण करते हैं। इस बात को हम इस वाक्य के माध्यम से भी समझ सकते हैं जो आपके सामने है। मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन से मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लिया जाता है तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आपके सामने कुछ पंक्तियों को हम दे रहे हैं, जरा इन पंक्तियों की लाक्षणिकता पर ध्यान दीजिए। पलकों में निर्झरणी मछली, इसके साथ साथ एक पंक्ति ये भी है, क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल। शिक्षार्थियों, पूरी कविता में कई जगह रूपक अलंकार भी है। जैसे आपके सामने है ये पंक्तियां, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। दूसरी पंक्ति है क्षितिज भ्रुकुटी। तीसरा उदाहरण है नवजीवन अंकुर बन निकली। शिक्षार्थियों, हम छायावादी कविता की विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं। इस कविता में कुछ अन्य विशेषताएं भी मिलती हैं जो छायावाद की विशेषताएं हैं। जैसे मूर्त की अमूर्त से तुलना। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। अमूर्त की मूर्त से तुलना, मैं नीर भरी दुख की बदली। अमूर्त की अमूर्त से तुलना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। इसके बाद वैयक्तिक व्यथा और भावनाओं का प्रकृति पर आरोप इस कविता की विशेषता है।
इस कविता में विशेषण विपर्यय भी मिलता है। क्रंदन में आहत विषु हंसा। जब विशेषण अपना स्थान छोड़कर कहीं और प्रयुक्त होता है तो उसे विशेषण विपर्यय कहते हैं। यहां आहत को क्रंदन से पहले होना चाहिए, लेकिन वो विषु से पहले आ गया है, इसलिए अपनी जगह छोड़ दी है उसने। अतः इस उदाहरण में विशेषण विपर्यय हमें मिलता है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त ये जो गीत हमने आपके सामने प्रस्तुत किया महादेवी वर्मा का, इसमें और भी कई विशेषताएं भाषाई दृष्टि से मिलती हैं। जैसे इसका शब्द चयन बहुत सुंदर है, इसमें नादात्मकता है, जो गीत की विशेषता होती है। नाद सौंदर्य है, यानी गाने में अच्छा लगता है, कानों को सुनने में अच्छा लगता है। लघु छंद हैं, छोटे छोटे छंद हैं इस गीत में। गेयता है, इसे गाया जा सकता है। मधुरता है, और इसके साथ साथ इस कविता में सौंदर्य का एक पूरा विधान भी है। इन संदर्भों की दृष्टि से भी इस कविता का विशेष महत्व है। शिक्षार्थियों, हमें आशा है कि आज हमने जो चर्चा आपके सामने इस कविता की, इस गीत की, उससे आपको बहुत सी बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।